सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से आज ज़बरदस्त खबरें सामने आ रही हैं, जहां 80,000 एक बार फिर इंडेक्स ये सतह अबूर कर चुका है और 80,000 से ज़ायद पर इस वक्त मौजूद है। 461 पॉइंट्स पर आज ये इंडेक्स क्लोज हुआ और उसमें तकरीबन 970 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है, जो कि एक बहुत ही मुस्बत पेशरफ्त है। सरमायाकारों का एतमाद पाकिस्तान में और पाकिस्तान की कंपनीज़ पर इस वक्त बढ़ रहा है और अब आहिस्ता आहिस्ता जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो भी अब पॉजिटिव होते दिखाई दे रहे हैं, चूँकि बड़ी सरमायाकारी भी अब आहिस्ता आहिस्ता SIFC के जरिए पाकिस्तान का रुख कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान में माशी तरक्की और के लिए बैरूनी सरमायाकारी की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुल्क में इस वक्त हम देख रहे हैं जहाँ मुख्तलिफ सेक्टर से बड़ी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। पेट्रोल की कीमतों में कमी को हम होता देख रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमत भी गिर रही है। स्टॉक एक्सचेंज में आपने देखा कि आज ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की ये जो इस वक्त बेहतरी आई है। तो ऐसे में बैरूनी ममालिक की भी पाकिस्तान में की जो दिलचस्पी है वो इस वक्त बढ़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में आवाम को शायद हर सतह पर काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता नज़र आएगा। और इस कामयाबी का सेहरा ज़ाहिर है जो भी मौजूदा हुकूमत होती है उसके सर जाता है, लेकिन जो खुसूसन SIFC की तश्कील है उसके बाद ये सब कुछ बहुत तेज़ी से मुमकिन हो सका है। माशी एतबार से एक और अच्छी खबर सामने आई है कि SIFC की सहूलतकारी से 2 बड़ी चीनी कंपनीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए खाम माल की तैयारी के लिए अपने प्लांट्स लगाने का ऐलान किया। इस हवाले से चीन की रेनबो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जल्द ही शाओशिंग केमिकल इंडस्ट्री के साथ एक मुश्तरका मनसूबा शुरू करेगी, जो टेक्सटाइल सनत की बहाली में बहुत हद तक मदद देगा। दोनों कंपनी से इन मनसूबों में लाखों डॉलर की सरमायाकारी की तवक्को है, जिसका मकसद मकामी टेक्सटाइल की सनत के लिए सस्ता खाम माल तैयार करना है। तवानाई के बढ़ते हुए टैरिफ मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी और टेक्सटाइल सनत के लिए इस वक्त हकीकी चैलेंज हैं, जिनसे निपटने के लिए हुकूमत ये इकदामात भी कर रही है। टेक्सटाइल और सनत की तरक्की के लिए हुकूमत के साथ साथ सनती तंजीमें भी इस वक्त खासी एक्टिव हमें नजर आ रही हैं। टेक्सटाइल सनत की बहाली के लिए गुज़िश्ता रोज़ रेनबो ग्रुप और पंजाब डायर एंड केमिकल मर्चेंट्स एसोसिएशन ने एक 2 रोज़ा नुमाइश का भी एहतमाम किया। इस 2 रोज़ा नुमाइश में चीन, मलेशिया, तुर्की और ईरान की कंपनीज़ के 300 से ज़ायद नुमाइश कुनंदगान को अपनी तरफ मुतवज्जे किया गया और इस नुमाइश में सनत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले स्टेक होल्डर्स और आला दर्जे के कारोबारी रहनुमाओं के दरमियान मामलात की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी सामने आया। अब यही नहीं, इससे पहले भी हमने देखा वफाकी हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए 10 साला ड्यूटी टैक्स फ्री मशीनरी की दरामद और खुसूसी इख्तिसादी जोन्स में के यूनिट्स के क़याम का ऐलान कर चुकी है। SIFC की मुआवनत से चीन की सरमायाकारी पाकिस्तान में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मुंतकली और टेक्सटाइल की सनत में तरक्की का किस हद तक बाइस बन सकती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आसिफ इनाम साहब, चेयरमैन के ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। तो आसिफ साहब, ये अब जो चीनी सरमायाकारी आ रही है, इससे हमारी इंडस्ट्री मजीद कितना ग्रो कर सकती है? जो मौजूदा इस वक्त मुश्किलात हैं उस पर हम आते हैं और उस पर भी हम बात करते हैं और उस पर भी आपकी राय लेते हैं, लेकिन अब जब ये इस तरह से बैरूनी सरमायाकारी आएगी तो ये कितना दवाम बख्शने में कारगर साबित हो सकेगी हमारी इंडस्ट्री के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसका अभी डिटेल सामने नहीं आई है। अब ये पता नहीं कि ये टेक्सटाइल केमिकल बनाने वाले हैं, पॉलिएस्टर बनाने वाले हैं, एक्रेलिक है, कौन सी चीज़ है, स्पिनिंग है, वीविंग है, कंपोजिट बिल है, तो अभी कोई डिटेल नहीं है। अभी तो सिर्फ इंटेंशन ऑफ आया है, तो इंशाल्लाह जब आएगा तो उसको बिल्कुल देखेंगे और बड़ा खुशाइन है। हम तो कहते हैं कि गारमेंट में आए तो उससे ये होगा कि हमारे यहाँ लोगों को सीखने की भी बड़ी मदद मिलेगी कि वो लोग किस तरह काम करते हैं और इंशाल्लाह फिर चिराग से चिराग जलेंगे। सही। और इस वक्त अभी ज़रूरत किस चीज़ की है ज़्यादा? ये जो सरमायाकारी होने जा रही है, ज़ाहिर पाकिस्तानी हुकूमत भी उनसे SIFC के थ्रू उनके साथ मामला चल रहे हैं, बातचीत चल रही है और पाकिस्तानी हुकूमत को भी और SIFC को भी अंदाज़ा होगा कि इस वक्त हमें इंडस्ट्री में ज़रूरत किस चीज़ की है। तो कुछ ऐसे प्रपोजल आप लोगों ने शेयर किए हुए गवर्नमेंट से कि जब इस तरह की सरमायाकारी हो तो उनके सामने अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें रखी जा सकें? जी देखिए, ये तो सरमायाकारी तो आपको पता है कि जो बहुत बड़ा हमारे यहाँ अपने से हुआ है वो IPP में हुआ है कि जो 22,000 के सिस्टम पे हमने 60,000 खरीद लिया है। वो बहुत बड़ा एक अदाब बना हुआ है और सबको भुगतना पड़ रहा है। अभी तो उसमें 18,000 आने बाकी हैं। तो मेरे ख्याल में वही कोर इशू है। फिर गैस का भी आपको पता है कि इशू कॉम्प्लिकेट ही होता जा रहा है, उसकी भी कंजम्पशन ड्रॉप हुई है और बिजली की ओवर कैपेसिटी होने की वजह से वो RLNG भी स्पेयर हो गई है। तो 12 चैलेंजेस तो बहुत है। इसको सब हुकूमत के साथ हमारा पूरा इंटरेक्शन जारी है। SIFC भी सबसे हम लोग कांटेक्ट में, टच में। फिर दूसरे अब टेक्सटाइल के साथ एक ये भी हुआ है कि आपने देखा है क्रॉप टू डिजास्टर आई है। पिछले साल से सिर्फ 1/4 अराइवल आई है। तो अब कई लोग कह रहे हैं लेट है। अब वो 15-20 दिन में पता चल जाएगा लेट है या बहुत ज़्यादा। अनफॉर्चुनेटली अगर जो मौजूदा ट्रेंड है तो उससे पाकिस्तान की मेरे ख्याल में 50 साल की तारीख में बदतरीन फसल होगी।
और आसिफ, ये इन चैलेंजेस को डील करने का इस वक्त बेहतर तरीका क्या है? जो जिस तरह ये सरमाकारी आ रही है, इस तरह से इन्वेस्टमेंट आती रहे तो इंडस्ट्री बेहतर ग्रो कर सकेगी, या फिर जो इस वक्त इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हैं, वो ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी हैं? देखिए, अगर हमारी कोई कोताही है, गलती है और फॉरेन इन्वेस्टर आता है और वो कोई और चीज़ अच्छी करके दिखाता है तो वो अच्छा है। किसी ने उसका कोई ट्रेडमार्क तो नहीं होगा ना इसमें, जो टेक्निक लाएगा, तो इंशाल्लाह हम लोग भी कर लेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, कोई कमी तो नहीं है किसी में। और तो ये तो बहुत अच्छे। हम तो कब से कहते रहे कि पाकिस्तान में जो लार्ज स्केल कोई डेनिम के अगर जॉइंट वेंचर्स आते या टोटल फॉरेन इन्वेस्टर आ जाता तो गारमेंट में सीखने में बड़ी मदद मिलती। और जिन मुल्कों में, वियतनाम में, बांग्लादेश में गारमेंट्स वगैरह आए हैं, वहाँ पहले बड़े रिटेलर्स वगैरह ने जब अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई तो वहीं से फिर पीछे लोगों को काम करने सीखने का मौका मिला। और आसिफ साहब, लोकल इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करना कितना ज़रूरी है? इससे पहले कि फॉरेन इन्वेस्टर आए, वो अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आए, ज़ाहिर है उनको भी गवर्नमेंट और SAFC फैसिलिटेट करेगी, लेकिन उससे पहले लोकल इन्वेस्टर भी तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस चाहता है ना, कि ऐसा माहौल हो जिसमें लोकल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सके, कारोबार फल फूल सके, फ़रोग मिल सके कारोबार को। जी बिल्कुल। अभी हम देखते हैं ना कि उनको क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो आई होप कि वही सबको मिल जाएंगी। सही। और जो इस वक्त जो ये तो अंडरस्टूड है ना कि देखें, जो 6 सेंट 7 सेंट है और जो दूसरे तमाम ममालिक हैं, अब इवन इथोपिया में तो मेरे ख्याल में 3 या 4 सेंट की है बिजली। तो ज़ाहिर बात है वहाँ भी चाइनीज इन्वेस्टर बहुत गए हैं। तो आई होप कि इसका कोई सोल्यूशन भी निकलेगा। खैर, वन ऑफ द सोल्यूशन तो एनर्जी की कंजम्पशन बढ़ना भी है। जितनी एनर्जी की कंजम्पशन बढ़ेगी, अनफॉर्चुनेटली अभी तो डिक्लाइन हो रही है, अल्लाह करे इन्वेस्टमेंट आए और ये ट्रेंड चेंज हो। और आसिफ साहब, ये बड़ा खुशाइन है जी। एक तो कंजम्पशन पावर सेक्टर के बाद जो है, हाँ। ये पहला एक खुशी की खबर है कि जी अदर देन पावर सेक्टर भी कोई इन्वेस्टर आ रहा है। और पावर सेक्टर में भी अभी जिस तरह से IPPs के साथ गवर्नमेंट डील करने की कोशिश कर रही है, चंद एक IPPs ने खुद अपने प्रॉफिट में भी कमी की बात की है, बहुत सारे रीनेगोशिएशन के लिए भी तैयार हैं, कुछ नहीं भी हैं जो कि आलमी अदालत जा रहे हैं। उसमें इस वक्त इंडस्ट्री कोई अपने लिए कोई रे ऑफ होप तलाश कर रही है, कोई देख रही है कि गवर्नमेंट को यहाँ कामयाबी मिलती है तो उसमें इंडस्ट्री को कोई फ़ायदा, रिलीफ मिल सकेगा? ये मेरे ख्याल में वो लोग जो अदालत और ये सब बात कर रहे हैं, वो तो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि जाहिर बात है इन सब ने जो है वो गलत काम तो किए हुए हैं, तो ऐसा अदालत जाना इतना आसान नहीं है कि खाली धमका सकते हैं। तो सबके अपना सारी चीज़ें सब पता है, अब सब चीज़ तो एक्सपोज हो गई है, अब उसमें रह क्या गया। तो उसमें कोई अदालत या ये सब कहना कबल वक्त है। और मेरे ख्याल में तो इसमें नेगोशिएट हो जाएगा। और खुद स्पेशली जो तकरीबन 52% गवर्नमेंट के प्लांट हैं, तो उसकी वजह से ये और आसान हो जाएगा। हुकूमत ने अपने प्लांट को बंद करके उसको लोन के मॉडल पे ले जाना है। तो ठीक है, 2 अरब का लोन है, वो अब हमने देना है, विच इज़ नथिंग फॉर अ नेशनल कॉज, जहाँ $6-7 बिलियन का मुल्क को नुकसान हो रहा है और सारी ग्रोथ मुअत्तल होकर बैठी है। तो अब इंडस्ट्री के लिए आने वाला वक्त इसका मतलब कुछ बेहतरी आपको लाता हुआ नज़र आ रहा है, चूँकि जो एक्सपोर्ट्स के इस वक्त टारगेट्स हैं, जब तक इंडस्ट्री नहीं अपनी उस रियल फील्ड में आके, रियल मोड में आके परफॉर्म करेगी तो उस वक्त तक तो वो टारगेट्स मीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी ये है। बहरहाल कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो है वो पॉजिटिव भी हो जाती हैं। जैसे आप देखें कि जो स्पेशली डेनिम सेक्टर है और कपड़े वगैरह का सेक्टर है, वहाँ पे बाहर वालों ने जो है वो मना कर दिया है कि जी अब हम कपड़ा नहीं लेंगे। पहले वो कपड़ा लेके बांग्लादेश, इधर उधर कंबोडिया जाके स्टिच कराते। अब उन्हें कहा हम सिर्फ तैयार पतलून लेंगे, तैयार कमीज लेंगे, तैयार कुछ जैकेट लेंगे। तो उसकी वजह से यहाँ फोर्स गारमेंटिंग हो रही है, यानी लोग मजबूर हैं कि वो फोर्सफुली जो है, मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है गारमेंट बनाने के। अब वो उसका ताल्लुक प्रॉफिटेबिलिटी या वायबिलिटी से नहीं है, वो सेलेबिलिटी से है कि जी अगर कपड़ा बनाए, मतलब पतलून बनाएंगे तो कपड़ा बिकेगा, नहीं तो ऐसे कपड़े का बाहर ही खत्म हो गया। अच्छा। तो इससे आप देखें कि गारमेंट के फिगर्स जो है वो बहुत बड़ी तादाद में चेंज हुए हैं। अच्छा, और इससे कितने फीसद का अंदाजन फर्क पड़ा है? पहले ये कितने फीसद गारमेंट की तो 1 महीने में जो फिगर आई है वो तो 25% आई है। अच्छा। आई होप दिस इज मेंटेन्ड। तो और ये मगर वो लोग भी बहुत खुशी से नहीं लगा रहे, उनके मार्जिन वगैरह भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड हैं। बहरहाल इन अ वे कंट्री को तो मिल रहा है ना। सही। यानी अभी अगर नई इन्वेस्टमेंट, चाहे वो लोकल इन्वेस्टर्स करें या फॉरेन इन्वेस्टर्स आएँ, तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी टेक्सटाइल की डिमांड तो अभी भी है, जो माजी में कभी हुआ करती थी, फिर दूसरे ममालिक आए। मैं आपसे अर्ज करूँ कि हमने जो हाईएस्ट जो शेयर वेयर अचीव किया था वो 2.3 या 2.4% था वर्ल्ड में।
और मेरे ख्याल में 2013 में जब हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान का शेयर 2.3 था, तो जब वो गई है तो वो 1.8 था। तो 1.8 से दोबारा हम कभी अब 2% क्रॉस नहीं कर सके। ठीक है, 2% नियर अराउंड टच किया था कोई 3-4 साल पहले, फिर उसके बाद वापस ही वही शेयर गिरता जा रहा है। चलिए साथ एक्सपेंड हो रही है, हमारा शेयर एक्सपेंड नहीं हो रहा। अच्छा, आसिफ तो साथ ही रहेगा। मिर्ज़ा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वाइस चेयरमैन है बे ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, हमारे माशियात भी हैं। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त हम देख रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं SIFC के थ्रू, और अब हमें प्रैक्टिकली वो फ़ायदा होता है SIFC के ज़रिए नज़र आ रहा है। ये इंडस्ट्री में अगर ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट आती है इस वक्त, कितना खुशाइंद आप इसको समझ रहे हैं? सर देखिए, माशाल्लाह अब आप देख रहे हैं कि कंपेयर टू लास्ट ईयर पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर बहुत बेहतरी आ रही है, और ख़ास तौर पे जब से ये हमारा IMF का प्रोग्राम 25 को फाइनल इनकी मीटिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जिसके अंदर माशाल्लाह उम्मीद है कि वो हो जाएगा। इससे क्या होता है कि पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स का जो होता है वो पाकिस्तान के ऊपर एतमाद बढ़ता है कि IMF ने उनको क्लियरेंस दे दी है, उनको इकोनॉमी की क्लियरेंस दे दी है, उनकी इकोनॉमी की जो हेल्थ है उसकी एक क्लीन चिट पाकिस्तान को मिल गई है। तो इससे पाकिस्तान के ऊपर जो बाहर इन्वेस्टर्स होते हैं उनका एतमाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों ने सियासत के अंदर मतलब इसको भी IMF को भी निशाना बनाया था। कुछ लोग उनके हेड ऑफिस के बाहर भी गए थे, उनको लेटर्स भेजे गए कि पाकिस्तान जो है उसको आप जो ये सैंक्शंस मत करें, ये जो $7 बिलियन भरा है। बट यहाँ पे मैं हुकूमत को भी, फाइनेंस मिनिस्टर्स को, इनको कहता हूँ कि उन्होंने जितने अच्छे तरीके से हमारे 3 कंट्रीज में, जिसके प्राइम मिनिस्टर ने भी तारीफ की है कि रोल ओवर किया उस अमाउंट को, $12 बिलियन को, जिसमें सऊदीया है, UAE है और चाइना है, और उसके बाद जो है कुछ बाहर के भी बैंक जो है वो पाकिस्तान पे वो अकोमोडेट करने को तैयार है। ठीक है, तो मिर्ज़ा साहब ये अब हम देख रहे हैं कि ये जब बैरूनी सरमायाकारी आती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को हर मुमकिन सहूलत फराम की जाती है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस की। लेकिन इस वक्त जो हमारा एक लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक लोकल बिजनेसमैन है, उसकी भी अपनी जगह पर मुश्किलात हैं। अब वो मुख्तलिफ नौइयत की हैं, कहीं ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का मसला है, कहीं कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और वो ज़ाहिर है एक पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर के जो क्राइसिस हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो इस वक्त लोकल इन्वेस्टर्स को किस तरह की फैसिलिटेशन की ज़रूरत है हुकूमत की तरफ से? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, और जिसकी मेन वजह जो है जो हमारा एनर्जी सेक्टर्स है। अभी कुछ अर्से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब खासतौर पर कराची तशरीफ लाए थे, वो एक्सपोर्टर से भी मिले और उन्होंने उनको यकीन दहानी कराई। मैं भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद था, और उन सब से ये कहा कि गवर्नमेंट बड़े सीरियस तरीके से इसके ऊपर काम कर रही है कि किस तरीके से हम अपनी एनर्जी कॉस्ट को हमारे रीजन की जो दूसरे कंट्रीज हैं, जिसमें ईरान है, जिसमें हमारा इंडिया है, जिसमें चाइना है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, जो कि गारमेंट्स वगैरह जो हैं एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, उनको हम किस तरह एक लेवल पे ला सकते हैं। प्रॉब्लम थोड़ी सी हमारी ये भी आ रही है, आज भी आपने देखा होगा एक अच्छी न्यूज़ आई है कि फ्यूल कॉस्ट जो है उसको काफ़ी सब्सटेंशियल जो है उसके अंदर रिडक्शन की गई है। मगर कुछ जो लोग हैं ट्रांसपोर्ट वगैरह के, वो जो बेनिफिट्स है, अगर 5 रुपए बढ़ते हैं तो वो हमेशा अपने करारों में इजाफा कर देते हैं, दूसरी चीज़ों में इजाफा हो जाता है। मगर जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या पाकिस्तान के अंदर फ्यूल के प्राइसेस कम किए जाते हैं तो उसका बेनिफिट जो है वो पब्लिक तक नहीं पहुंचता। तो मैं यहाँ पे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज खुदारा मतलब ज्यादा प्रॉफिट लेने के लिए आप दूसरों को तकलीफ में नहीं डालें। मगर पाकिस्तान में अब ये आपने देखा है कि हमारा इन्फ्लेशन जो है, जो हम बहुत ज्यादा 2425 पे चले गए थे, अब वो सिंगल डिजिट के ऊपर आ गया है। महंगाई के अंदर कमी वाकया हो रही है, इन्वेस्टर्स का भी कहा है आपने, हमारे एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। इस महीने अगर आप देखेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। लेकिन अब मिर्जा साहब, ये जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं जो कि इस वक्त ये पिछले 1-2 माह से आना शुरू हुए हैं, अब ये कितने लॉन्ग टर्म है, ये भी तो फिर ज़ाहिर सवाल अपनी जगह पैदा होता है ना। अभी तो आलमी मार्केट में चूंकि ऑयल प्राइसेस डाउन है तो इसलिए ये महंगाई में भी कमी हो गई, ये सब कुछ मुमकिन हो रहा है। लेकिन अगर वहाँ पर अगर आने वाले दिनों में ऑयल प्राइसेस दोबारा हाई होती हैं, दुनिया में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता होता, तो फिर उस वक्त के लिए तैयार है पाकिस्तान एक बार फिर उस तरह के फेज़ में जाने के लिए? देखिए, इकोनॉमी तो बेहतरी आई है। आप अगर हमारे रिजर्व्स देखें, एक वक्त में हम 3 और 4 बिलियन पे पहुंच गए थे, अब 9 बिलियन से ऊपर हमारे रिजर्व्स हैं, तो अच्छी चीज़ है। फिर अभी आपने देखा होगा कि कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ है कि वन गो के अंदर 2% इंटरेस्ट जो है वो कम किया गया हो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने।
और ये बिजनेस कम्युनिटी की हमेशा ये थी कि 20% के ऊपर हम बिजनेस नहीं कर सकते, और अब तेजी से उसके अंदर कमी आ रही है और 2% जो है ये कमी आई है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 3 महीने बाद दोबारा जो स्टेट बैंक अनाउंस करेगा उसमें भी फर्दर कमी आएगी, क्योंकि जब इन्फ्लेशन नीचे आता है तो हमारे मार्कअप जो है उसको भी ऑटोमेटिक वो नीचे आता है। तो ये सब पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो हुकूमत की जो बारोइंग होती है जो उसने कर रखी है ट्रिलियंस के अंदर, उसके अंदर भी उनको रिलीफ मिलता है 2% का, जैसे अभी जो हुआ है। मैं सोचता हूँ कि अब हमारे जो सख्त दिन थे वो खत्म हो गए हैं, बेहतरी की तरफ गामजन है, मगर डेफिनेटली चैलेंजेस हैं जिनको इंशाल्लाह हुकूमत जो है वो मीट कर रही है। ठीक है। और आसिफ साहब, जो इंडस्ट्री के इस वक्त चैलेंजेस हैं उनको फिर हुकूमत किस तरह डील करे, आप लोगों की क्या तजवीज़ हैं? चूँकि अब जब सारे इंडिकेटर्स इस वक्त पॉजिटिव हो रहे हैं तो आने वाले दिनों में फिर आपके लिए भी जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसमें जाहिर है कि कमी होनी चाहिए। कई बार आप लोग डिमांड भी कर चुके हैं। अब आप लोगों के डायलॉग किस फेज़ में है इस वक्त? जी, हमारा तो जो मेन मसला है वो इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है। ज़ाहिर बात है गैस के भी 300% रेट बढ़े हैं, वो भी है। फिर प्लस ये कि एक नई तलवार लटका दी है कि जनवरी से गैस ही काट देंगे। अब जिसने गैस में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अब वो बिजली में भी इन्वेस्टमेंट करे अरबों रुपए का, जिसका कोई यूज़ नहीं हो, वेस्ट ही होगा ना। एक ही मुल्क में 2 इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। तो अब ये सारी चीज़ें, ये हमारी डिस्कशन जारी है। प्लस ये है कि EFS की फैसिलिटी जो है वो सारी जो है वो अगेंस्ट फॉर द फेवर ऑफ इम्पोर्टर्स होगी। सही। तो उसमें हमारी गुफ्तगू जारी है कि इसको जो है वो डोमेस्टिक पे भी एक्सटेंड करें कि जो कम से कम लेवल प्लेइंग फील्ड इम्पोर्टरों से तो मिले। ठीक है। तीसरा जो है वो जारी बात है, ये मार्कअप भी है। जो मार्कअप हालांकि नंबर 2 होना चाहिए, मैंने नंबर 3 इसलिए लिया है कि EFS के और ये बिजली के मसले हल नहीं हुए तो मार्कअप का मसला ही नहीं रहेगा, वो लोग बंद ही हो जाएंगे ग्रेजुअली, जो बंद हो रहे हैं। और पाकिस्तान में हिस्टोरिकली जो है वो अब इम्पोर्ट ऑफ इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट जो है वो बहुत बढ़ रही है। तो मेरा तो ख्याल है कि अगर ये मौजूदा ट्रेंड नहीं बदला तो ठीक है। चलें, अब ये जो इंटरेस्ट रेट जिस तरह से 2% की कमी की गई, भी मिर्ज़ा साहब ने भी इसका, बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड कुछ और थी। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ ही रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। आसिफ इनाम साहब, आपका बेहद शुक्रिया सर। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मिर्ज़ा साहब के सामने सवाल रखेंगे फिर स्टेट बैंक ने इतना सेफ क्यों खेला? अगर 350-400 बेसिस पॉइंट्स की कमी हो सकती थी तो वो क्यों नहीं की गई? ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।